गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 2022 के दो सेट पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आज 2022 का तीसरा सेट शुरू कर रहे हैं 824 BF। ठीक है, तो आज सबसे पहले इसका खंड का लगाते हैं। खंड का में पहला प्रश्न आपको दे रखा है, पहले का वैकल्पिक प्रश्न जो दिए हैं उन्हें पहला प्रश्न दिया है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत। ठीक है, अनंत जो वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका आंसर नंबर 3 होगा, अनंत। ठीक है, हाँ, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। चार माध्यम दे रखे हैं, ऑप्शन में पूछ रहा है चार माध्यमों में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। पहला ऑप्शन दिया है हीरा, जल, कांच और केरोसिन। इसमें सही ऑप्शन होगा हीरा। ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है और इसमें अपवर्तनांक जो है वो वायु के सापेक्ष सबसे अधिक होता है। ठीक है, दिए गए माध्यमों में। आगे का प्रश्न कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध का तार 5 बराबर टुकड़ों में काटा है, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। तो 5 ओम प्रतिरोध का तार था, 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/5 रह जाएगा। सॉरी, हाँ, 5 ओम का था तो 5/5 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1 ओम। 5 ओम का पूरा तार था, उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा 5/5 यानी 1 ओम। ठीक है, इसके बाद खंड का पहले प्रश्न का घा प्रश्न कह रहा है वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक तो आपको मालूम है क्या होता है, वाट। ठीक है, जिसका आंसर चौथा प्रश्न का दूसरा आंसर सही होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरे प्रश्न का पहला यानी घा प्रश्न कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हमने लास्ट सेट में भी आपको दिया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण, क्योंकि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से सदैव वस्तु का छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब फोकस से कम दूरी पर प्राप्त होता है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, कम दूरी पर छोटा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद खंड खा कह रहा है, सॉरी, हाँ, दूसरे का खा प्रश्न कह रहा है, दूसरे का खा कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। बेटा अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस होगी 30 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, वस्तु पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अच्छा, अवतल लेंस दिया है तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सदैव आभासी बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब की दूरियां कैसी होती हैं, लेंस से नेगेटिव। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कैसी होती है, नेगेटिव। तो आपको f और v का मान दिया है, u का मान निकालना है। 1/f सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 1/u आ जाएगा 1/v माइनस 1/f। आप मान रख दीजिए, v का मान क्या आ जाएगा -20, u का मान -30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, 3 2 माइनस का 1/60 1/u। इट मींस u इक्वल टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से। अगला प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु अस्पष्ट और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखो, जो दृष्टि दोष होता है वही दिखता है ना। तो तीसरे का प्रश्न है, सॉरी दूसरे का गा है, तो दूसरे का गा प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है,
वह दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। अस्पष्ट दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे इसके दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो इसमें एक चीज याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब होता है, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है, जो दूर रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। और जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है तो हमको दिखाई नहीं देती। तो इसलिए इतना याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बन जाता है, मतलब रेटिना से पहले बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष में यही, अगर दूर दृष्टि की बात करें तो प्रतिबिंब कहां बनता है, और रेटिना के पीछे बनता है, मतलब आपके पीछे, रेटिना के पीछे बनता है, कुछ इस तरह। ये नेत्र लेंस है, ठीक है, ये नेत्र लेंस है और वस्तु पास रखी होती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये दूर दृष्टि दोष है, ये दूर दृष्टि दोष है और ये निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनता है। तो अगर पूछ ले कि इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है और दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो हम आपको दोनों ही कारण एक साथ बता देते हैं। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हो सकता है। देखो, नेत्र लेंस का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी रेटिना क्या है, उसका फोकस, अनंत से आने वाली किरणें फोकस पे मिल रही है। एक उत्तल लेंस है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, नहीं है, फोकस बिंदु पर। ठीक है, तो यानी ये दूरी हो गई फोकस दूरी। अब इसकी फोकस दूरी कम हो जाए, फोकस दूरी कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब पहले बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना या नेत्र के गोले के व्यास का बढ़ जाना। मान लो फोकस दूरी वही रही लेकिन नेत्र के गोले का व्यास बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, पर्दा अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएगा। जब पर्दा पीछे हो जाएगा तो प्रतिबिंब पहले बनने लगेगा। फोकस दूरी नहीं बदली, पर्दा पीछे हो गया, या पर्दा उसी जगह पर है, फोकस दूरी कम हो गई। तो दो कारण हो सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना या नेत्र के गोले के व्यास का बढ़ जाना। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष के कारण। अब यहां से आप समझ सकते हैं दूर दृष्टि दोष के कारण क्या होंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो यहां तक थी वो आगे होगी, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, या फोकस दूरी उतनी थी गोला संकुचित हो गया, तो कह सकते हैं, अथवा दूसरा कारण होगा नेत्र के गोले के व्यास का घट जाना। ठीक है, नेत्र का गोला जो था उसके व्यास का घट जाना, अगर व्यास घट जाएगा तो ही पर्दा पहले आ जाएगा, प्रतिबिंब पीछे बनेगा। तो ये दोनों कारण थे। अब निवारण क्या कैसे करेंगे, तो निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे और दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे, निकट दृष्टि के लिए करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में क्या था, निकट का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा, तो अवतल लेंस क्या करता है, जो दूर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब निकट के किसी बिंदु पर बना देता है, और वहां से जो आने वाली किरणें होती हैं उनका प्रतिबिंब ये रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से रेटिना पर मिल जाता है, तो इस तरह से इसका ये निवारण कर देता है। ठीक है, तो निकट का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब पास में बन जाए, कौन बनाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब पास बनते हैं, और उत्तल लेंस के आभासी कैसे बनते हैं, दूर। तो ये चाहता था कि पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, तो जो पास वस्तु रखी उसका प्रतिबिंब दूर बन जाए, तो कौन सा प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है, उसका प्रतिबिंब जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना देता है, और जब दूर बना देता है तो ये दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन जाता है, क्योंकि हम दूर रखी वस्तु आसानी से देख रहे थे। मानिए हमारी आंख में अगर दोष था, दूरदृष्टि दोष, तो हम दूर की वस्तु देख रहे थे, तो उत्तल लेंस
और अवतल लेंस। ठीक है, कार्ड समझ में आ गया कैसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपसे केवल ये पूछा था निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। कह सकते थे उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। तो ये दूसरे का प्रश्न हो गया पूरा ग्राफ। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। तो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा बनाना है। तो आपको मालूम है कि अवतल दर्पण से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन जाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, आभासी भी और वास्तविक भी। और ये चीज याद रखनी है कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, ना समतल दर्पण में बनेगा ना उत्तल दर्पण, केवल अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस। ठीक, चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। तो अवतल दर्पण से किरण आरेख में दिखाना है। ठीक है, तो हमने ये मुख्य अक्ष ले लिया, ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, इसके अंदर का पृष्ठ चमक रहा है तो ये अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया पोल। पोल से जितनी दूरी पर आप फोकस ले रहे हैं, जितनी दूरी पर फोकस है उतनी ही दूरी पर फोकस के आगे सेंटर लेंगे। अब हमें चाहते हैं बड़ा प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा, जब सेंटर पर रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर पर ही वस्तु के बराबर। ठीक है, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, फोकस रखेंगे तो अनंत पर, अनंत पर बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। तो हम क्या चाहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए तो हम फोकस और सेंटर के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो यहां आप लिख दोगे कि अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनता है या आवर्धित बनता है। ठीक है, एक ही बात है, बड़ा या आवर्धित बनता है। ठीक, क्या किया, ये फोकस था, ये सेंटर था, बीच में हमने वस्तु रख दी ए बी, जो किरण समांतर जाएगी वो इसके फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरी जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, एक दूसरे को जहां काट जाएंगे वहां प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो जो समांतर में आ रही थी वो फोकस से होकर गुजरेगी और जो फोकस से आ रही थी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब। ठीक है, क्या लिखोगे, अगर आप इसके वर्णन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि फोकस तथा सेंटर के मध्य स्थित वस्तु AB के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तथा बिंदु A से दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अतः बिंदु A' पर मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह से आप इसका वर्णन लिख सकते हैं।
इसके बाद अथवा में एक प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। तो किरण आरेख से बताना है उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए देखते हैं। कहां बनता है आभासी? देखो अभी मैं बताया था अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं, उसी प्रकार उत्तल लेंस से भी वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब तीसरे की का अथवा, तीसरे का अथवा, देखो क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। तो उत्तल लेंस से पहले आप किरण आरेख बना लीजिए। एक उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक है, एक मुख्य अक्ष लेते हैं और ये इसकी प्रकाशिक अक्ष हो जाएगी, जो लेंस के दोनों किनारों को एक दूसरे से मिलती है। ये दोनों किनारों को मिलाती हुई जाती है, तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजर रही है या मुख्य अक्ष को काट रही है, कहलाती है प्रकाशिक अक्ष। ये बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब हमें बनाना आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एक फोकस ले लेंगे, कितनी दूरी फोकस इधर लेंगे उतनी दूरी फोकस इधर ले लेंगे और फोकस से कम दूरी पर हम वस्तु रख देंगे। तो लिखोगे उत्तल लेंस के सम्मुख, क्या लिखोगे, उत्तल लेंस के सम्मुख जो समांतर किरण जाएगी वो कहां से गुजरेगी, जो समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात इसके दूसरी फोकस से होकर निकल जाएगी और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। आप लोग स्केल से बनाइएगा, सही बने। ठीक है, इस तरह से सीधी चली जाएगी। तो आगे बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाने पर ये जहां भी एक दूसरे को काटेंगी उसी बिंदु पर कुछ इस तरह से जहां भी एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश प्राप्त होगा। ठीक है, जो समांतर जाएगी वो दूसरे फोकस से होकर गुजरेगी और जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। आगे बढ़ाने पर ये दूसरे को नहीं काटेंगी, दूर हो जाएंगी, तो इसलिए इनको पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, इसमें लिखेंगे उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस से कम दूरी पर स्थित, बोलने ध्यान से सुन के लिख लेना ऑफ करके, वीडियो को रोक करके। देखिए, उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस से कम दूरी पर स्थित वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तथा बिंदु ए से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आगे नहीं काटती, अतः इन्हें पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अतः इस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का खा देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, क्या लिखेंगे आप, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओम होता है। अच्छा, एक और मात्रक होता है, ऐसा क्या होता है, बता सकता है कोई, ओम के नियम से निकाल सकते हो, E बराबर आई टू आर यानी कि अपॉन आई का मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, अगर पूछ ले प्रतिरोध के मात्रक में ऑप्शन दे सकता है तो यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक। अब क्या कह रहा है इस प्रश्न में, कह रहा है एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है।
इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 और मोटाई 3a हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कह रहा है L1 बराबर दिया है L और A1 बराबर दिया है A। उसका प्रतिरोध R1 आपको दिया है 10 और उसी पदार्थ को दिए तो उसका प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। और L2 बराबर हो गया L/3 और A2 बराबर हो गया 3A। ठीक है, इस कंडीशन में R2 पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो L1 A1 L2 और A2 आपको R2 निकालना है। तो आप प्रतिरोध के सूत्र से निकाल सकते हो R बराबर K इंटू L अपॉन A। इस फॉर्मूले का यूज करके R1 बराबर K इंटू L1 अपॉन A1 तथा R2 बराबर K इंटू L2 अपॉन A2। ठीक है, अच्छा इसके नीचे यहां से लिख देते हैं R1 अपॉन R2, इसलिए R1 अपॉन R2 बराबर आ जाएगा K इंटू L1 अपॉन A1 अपॉन K इंटू L2 अपॉन A2। सॉरी रुक जाओ, इसकी मान तो रखे नहीं हमने भी, इसकी मान रखो। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर K इंटू L2 का मान क्या था L अपॉन 3, L अपॉन 3 और A2 बराबर 3A, तो इंटू कर दीजिए 3A। तो ये आपका आ जाएगा R2 बराबर आ जाएगा K L अपॉन 3 3 या 9A। ठीक है, अब R1 अपॉन R2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा K इंटू L अपॉन A होल अपॉन K इंटू L अपॉन 9A। KL से KL और A से ये कट गया, पट्टी का नंबर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 बराबर 9 है, तो 9 R2 बराबर R1, इसलिए R2 बराबर R1 अपॉन 9। R1 का मान आपको दे रखा था, कितना दिया है 10 ओम। ठीक है, R1 का मान 10 ओम दे रखा है, तो R2 कितना हो जाएगा 10/9 ओम। यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है अथवा में कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकालना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न कई बार पूछा गया है, पिछले कई सेटों में है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें, हो सकता है इस वर्ष भी आपके सेट में मिल जाए। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 के खाका अथवा, तीसरे के खाका अथवा, तीसरे का खाका अथवा कह रहा है श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इनके संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, चलिए देखते हैं। माना R1 R2 व R3 ओम के 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3, ओम के 3 प्रतिरोध इस तरह से हमने जोड़ दिए। ठीक है, ये है R1, ये R2, ये R3। इसके सिरों पर विभवांतर है V1, इसका है V2 और इसका है V3। धारा प्रवाहित हो रही है I और बैटरी का विभवांतर है V। ठीक है, ये स्विच करा दिया, तो स्विच को जोड़ देते हैं। ठीक, इस तरह से क्या लिखा, माना R1 R2 व R3 उनके 3 प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े। ठीक है, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों पर विभवांतर या वोल्टता V1 विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 तथा इनमें
प्रवाहित धारा आई हो तो ओम का नियम लगा लीजिए। ओम के नियम से V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2 तथा V3 बराबर I इंटू R3। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। और जितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में उन सभी के सिरों के विभवांतरों का योग परस्पर के तुल्य विभवांतर के बराबर होता है। तो लिखोगे अतः श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, इसलिए V बराबर आ जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक है। इनमें से आप I कॉमन ले लीजिए तो V बराबर आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। लिखना यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध R तो V बराबर I इंटू R, ठीक है। इसका मान रख दीजिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R रख देंगे तो I इंटू R बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I से I कट जाएगा, क्या बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इस तरह से आप श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अतः श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का योग परस्पर के समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन करना है। नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य समझें। तो वैद्युत जनित्र लास्ट वीडियो में विद्युत मोटर बताया था। विद्युत मोटर और जनित्र में थोड़ा अंतर है, ठीक है। संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं है। संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो मोटर में बताया था वही संरचना जनरेटर में है। दो क्षेत्र चुंबक हैं जो एक दूसरे के सम्मुख स्थित हैं, एक दूसरे के सम्मुख स्थित हैं, ठीक है। और ये होगी आर्मेचर। अब प्रश्न कह रहा है नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्य समझाइए। देखिए कार्य विधि दो प्रकार के जनित्र होते हैं, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। एक होता है प्रत्यावर्ती और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। दोनों की संरचना में थोड़ा अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में यहाँ सर्पी वलय का प्रयोग किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। हम सर्पी वलय का ही प्रयोग किया है, यानी ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना है।
ये हो जाएगी आपकी आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर है, क्षेत्र चुंबक है, सर्पी वलय है, और सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे आप विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो उसमें लिखेंगे कि विद्युत जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या लिखेंगे? विद्युत जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर को घुमाने पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर को घुमाने पर या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर को गति कराने पर, आप देखिए तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर को घुमाने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण आर्मेचर में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। खैर, आपको सिद्धांत लिखना, सिद्धांत को इतना लिखोगे कि विद्युत जनित्र फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसको कार्यविधि लिखेंगे तो कार्यविधि में लिखोगे कि आर्मेचर को क्षेत्र चुंबक के मध्य स्थित आर्मेचर को घुमाने पर आर्मेचर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे आर्मेचर में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आर्मेचर के एक सिरे पर उच्च विभव तथा दूसरे सिरे पर निम्न विभव की धारा प्राप्त होती है। बाह्य परिपथ से सर्पी वलय संबद्ध होने के कारण आर्मेचर अपना स्थान बाह्य परिपथ से परिवर्तित नहीं कर पाते, जिसके कारण आधे चक्कर के पश्चात उच्च विभव के सिरे पर निम्न विभव तथा निम्न विभव के सिरे पर उच्च विभव की धारा प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार आर्मेचर के दोनों सिरों पर उच्च तथा निम्न विभव की धाराएं प्राप्त होती हैं, जो बाह्य परिपथ के दोनों तारों से प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों आर्मेचर के दोनों तारों में उच्च तथा निम्न विभव की धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो बाह्य परिपथ के दोनों तारों से प्राप्त होती हैं, अर्थात इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी जनित्र की कार्यविधि। इसके बाद इसमें अथवा में प्रश्न और दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर पर या धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है वो किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। इसके लिए देखो, जब किसी कारक पर पूछ लिया जाए किस कारकों पर निर्भर कर रहा है, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो चूंकि चुंबकीय बल का सूत्र F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा हुआ है ना, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, चालक की लंबाई पर, ठीक है, प्रवाहित धारा की तीव्रता पर यानी धारा के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर और चुंबकीय क्षेत्र और तार के मध्य बने कोण की ज्या पर। ठीक है, क्या लिखोगे, चुंबकीय बल का मान, चुंबकीय बल का मान तार में प्रवाहित धारा, क्या लिखेंगे, F बराबर IBL sin थीटा से चुंबकीय बल का मान तार में प्रवाहित धारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तार की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा तार की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा तार के मध्य बने कोण की ज्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बने कोण की ज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। आगे कह रहा है कि चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। तो बल का नियम क्या है, देखोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की। ठीक है, क्या लिखेंगे,
कि चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसके अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दो अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी यानी पहली उंगली है, ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा उंगली प्रवाहित धारा की दिशा में हो। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा उंगली प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसका खंड खा अगले सेट में बताते हैं, अगले वीडियो में।